सवाल ये है कि क्या आज फ़ख्र जमान को मौका मिलेगा? वो फ़ख्र जमान जो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जिसका रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बड़ा शानदार रहा है। चाहे आप वर्ल्ड कप 2023 की बात करें या जब भी बायलैटरल सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट फ़ख्र जमान ने खेला है, बड़े-बड़े उन्होंने रन्स किए हैं, बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली है, चाहे वो ओडीआई हो या फिर टी20आई हो। ऐसे में फ़ख्र जमान का प्लेइंग 11 में आना शायद मुझे लगता है कि संभव है, ये पॉसिबल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो उसमें पूछा भी गया था कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंजेस। तो इस पर पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने इशारों इशारों में ही उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। इससे ये बात जाहिर हो जाता है कि बाबर आजम वो टीम में रहेंगे, प्लेइंग 11 में वो रहेंगे। 4 नंबर पर अभी भी पाकिस्तानी हेड कोच जो है इस समय माइक हैसन, वो उनके साथ जाना उनको लगता है कि सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा नाफे बाहर जाएंगे और फ़ख्र जमान की एंट्री होगी प्लेइंग 11 में। वो फ़ख्र जमान जो ऑन द डे बिगेस्ट मैच विनर कहा जाता है पाकिस्तान का, कि अगर ये बंदा टिक गया तो अकेले दम पर यह मैच जितवा सकता है। दूसरी ये बात है कि शायद अबरार अहमद की भी एंट्री हो। अभी नामीबिया वाले मुकाबले में अबरार अहमद को बिठा दिया गया था, लेकिन अबरार अहमद की वापसी होने वाली है। अब किसकी जगह वापसी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी फ़हीम अशरफ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है। एक मैच में फ़हीम अशरफ ने दिया था, रन बना के दिया, मैच जितवाया, नीदरलैंड के अगेंस्ट पहला मुकाबला आप सभी को याद होगा। लेकिन उसके बाद से राना फ़हीम अशरफ जो है वो बहुत ज़्यादा यूजलेस नज़र आए, मतलब कोई काम ही उनका नज़र नहीं आया। ना गेंदबाजी उनसे कराई गई है और ना ही बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी किया भी है तो उस पर रन्स नहीं आए। तो जो 4 मैचेज ऑलरेडी खेले गए हैं उसमें से सिर्फ एक मैच में फ़हीम अशरफ ने बल्ले से दम दिखाया था। गेंदबाजी ज़्यादा उनको मौका भी नहीं मिला और पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पिन पे हैवी डिपेंडेंट है। तो ऐसे में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब ये मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि फ़ख्र जमान और अबरार अहमद की वापसी होने वाली है इस टीम में, और ये अच्छी बात हो सकती है पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन एक सवाल और यहां पर आ जाता है कि अगर आप फ़ख्र जमान को ला रहे हैं तो किस नंबर पर आप उनको डालेंगे? क्या उस्मान खान से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे फ़ख्र जमान? क्या बाबर आजम से भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि 10 ओवर के बाद जो है वो बाबर आजम का कोई काम नहीं है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। आपने देखा होगा नामीबिया के अगेंस्ट जब मुकाबला हुआ था तो बाबर आजम को उसमें बैटिंग ही नहीं मिला, ख्वाजा नाफे को आगे कर दिया गया था। इसके पीछे की रीजन जो भी हो, जो भी माइक हसन ने बोला कि नहीं बाबर आजम ने ही, वो मुझे ऐसा लगता है कि फर्जी बातें हैं, वो बस मीडिया में बताने के लिए। सही बात यह है कि माइक हैसन जो है ना वो बली का बकरा बनाना चाहते हैं बाबर आजम को, ताकि अगर टीम हारे तो सारा ध्यान जो है वो बाबर आजम पे जाए, ना कि खराब कप्तानी या फिर कॉम्बिनेशन जो खराब इस समय चल रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस समय खराब कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा है। बाबर आजम को या तो आप टॉप 3 में खिलाओ, अदरवाइज आप उनको ड्रॉप करो। वो बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए भी ज्यादा बेहतर होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। इसके पीछे का लॉजिक चाहे माइक हसन कितना भी दे दे वो समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है। इवन बाबर आजम के जो फैंस हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार में चल क्या रहा है इस टीम में। हालांकि ये इस पे से जो है ना पर्दा बहुत जल्दी उठ भी जाएगा जैसे ही सुपर 8 का अब मुकाबला आ गया है। कोई एक मैच आप हारेंगे, सबकी नींद खुल जाएगी उसके बाद, और उसके बाद आप यही करोगे, या तो सैम अयूब को आप ओपन से हटा दोगे, बाबर आजम को वहां पे डाल दोगे, या फिर बाबर आजम को ही आप ड्रॉप कर दोगे। लेकिन फ़ख्र जमान सुपर 8 में मुझे ऐसा लगता है कि उनको खेलना चाहिए अगर पाकिस्तान की टीम चाहती है कि आगे सेमीफाइनल में जाए। इसके पीछे की एक और वजह मैं आपको बताता हूं। 2023 के वर्ल्ड कप में ना फ़ख्र जमान का उससे पहले जो 12-14 इनिंग्स उन्होंने खेली हुई थी उसमें रन्स उनके बल्ले से नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद आधा टूर्नामेंट गुजर गया था। उसके बाद जब फ़ख्र जमान को मौका मिला था, क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस उस खिलाड़ी ने दिया था। अब चूंकि फ़ख्र जमान रन्स करे या ना करे वो ज्यादा अभी तक तो उस पर ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि मौके ही नहीं मिले हैं। लेकिन ये भी बात है कि फ़ख्र जमान अगर जिस दिन चल गए, ये जो अगर वाली बात आती है वो फिट बैठता है, क्योंकि फ़ख्र जमान ऑन द डे
अगर वो बंदा चल गया 15 बॉल में 45 रन बनाने का भी मादा रखता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि फखर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म लंबे टाइम से है। एशिया कप में भी फखर जमान के बल्ले से रन्स नहीं आए थे, उसके बाद भी फखर जमान ने कुछ खास रन्स किए नहीं है। तो ये हो सकता है कि ब्लेसिंग एंड डिसगाइज की आप किसी एक प्लेयर को बाहर कर दिए, फखर जमान को लेके आए और अचानक से उन्होंने ऐसी पारी खेल दी कि सबको बोलेगा वाह फखर जमान ने क्या कमाल की। तो कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं और अचानक उनको जब टीम में लाया जाता है, प्लेइंग 11 में डाला जाता है और ऐसी पारी वो खेल जाते हैं जो ऐतिहासिक हो जाता है। और ये फखर जमान के साथ कई दफा हो चुका है, जब वो बाहर रहे टीम से, जब उनको मौका भी मिला, जब प्लेइंग 11 में मौका मिला तो अचानक से वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी फैंस जो है, पाकिस्तान की टीम यही प्रे कर रही होगी कि फखर जमान को इस सुपर 8 के 3 मुकाबले होने वाले हैं, एक इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ शायद आखिरी मुकाबला खेलना है, उससे पहले इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड के साथ तो होने ही वाला है, आज मुकाबला होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि देखो अब वही वाली बात है ना, आप यहां से रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हो, मतलब ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते हो, अब आपके पास मौका नहीं है। क्योंकि एक अगर मैच आप हारते हैं ना, उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ सकता है कि आप जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, सेमीफाइनल की रेस से आप बाहर हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि गड्ढा ना खुद के लिए आप खोदोगे। और माइक हैसन के लिए भी यह आखिरी हो सकता है ये T20 वर्ल्ड कप। अगर ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को सफलता नहीं मिली, सफलता कहने का ये मतलब है कि अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीते या फाइनल तक आप नहीं गए, तो शायद मुझे लगता है कि माइक हैसन की जॉब भी जाने वाली है। ऐसा हमने प्रीवियस कई टूर्नामेंट में देखा हुआ है कि कोच कोई और रहता है, आईसीसी टूर्नामेंट होता है, उसके बाद कप्तान भी बदले जाते हैं और उसके बाद जो है पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी बदल जाती है। और माइक हैसन से सच बात बताओ तो उनका जो आइडिया, उनका जो टैक्टिक्स है और उनका जो गेम प्लान है, वो नॉर्मल ऑडियंस को, नॉर्मल फैंस को भी, चाहे मैं इंडिया बोलूं, पाकिस्तान बोलूं, श्रीलंका बोलूं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार में वो उनके दिमाग में चल क्या रहा है। प्लस आगा सलमान ने अगर ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जितवाया अपनी कप्तानी में, तो उसकी भी कप्तानी जाने वाली है। ये भी आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में रूल ही है, आपको मौका दिया गया है, आप परफॉर्मेंस करके दिखाइए। अगर आप, अच्छा, आगा सलमान के भी बल्ले से रन्स नहीं आए, ये भी देखने वाली बात है। पिछले मैच में जो उन्होंने कुछ, आई थिंक 30 प्लस कुछ रन उन्होंने किए हुए थे, वो भी 3 मैच खेलने के बाद फिर चौथे मैच में आया था। तो आगा सलमान का बल्ला नहीं चला। आगा सलमान एज ए कैप्टन के तौर पे उतने ज्यादा बेहतर डिसीजंस नहीं ले पाए। इसका उदाहरण, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको इंडिया वाले मैच में देखने को मिल जाएगा, नहीं चला है। उसके बाद नामीबिया वाले मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने रन्स तो किए, शादाब खान ने भी रन्स किया, खुद आगा सलमान ने भी रन्स किया, लेकिन जो कप्तानी वाली बात है उसमें कई डिसीजंस जो है आगा सलमान ने बहुत गलत डिसीजंस लिए, जिसके बाद क्रिकेट एनालिस्ट जितने भी थे उनको ये भी चीज समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जैसे कि उस्मान तारिक को अर्ली ऑन आपको बॉलिंग पे लाना चाहिए, आप उनको लाते फिर 13वें ओवर में, 14वें ओवर में, फिर कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता है वो विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर आप उसको पहले लाएंगे, अब मान लीजिए पावर प्ले में 1 ओवर अगर आपने उस्मान तारिक से करवा दिया, तो वो लगभग में ये पॉसिबिलिटी है 90% कि आपको वो विकेट लाकर देगा। लेकिन क्या हो जाता है, पाकिस्तान की जो इस समय कप्तानी है वो ये है कि शुरुआती के 6 ओवर्स में ये किसी और गेंदबाज को देख लेते हैं, उनको गेंदबाजी दे देते हैं और 6 ओवर में जो बाकी टीम है, जैसे इंडिया वाले मैच 6 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था ईशान किशन ने। 6-7 ओवर, वहीं पे 8 ओवर तक में बन गए थे बहुत ज्यादा रन्स, आप ये समझो। तो जब ज्यादा रन्स अगर बन जाते हैं तो फिर आपके पास बाकी के जो 10 ओवर से ऑपोजिशन ये सोचेगा कि हम रन बॉल भी खेले तो हमारा स्कोर जो है 170 तक चल जाएगा। और प्रेमदासा स्टेडियम में 170 का स्कोर जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है, चेज करना आसान नहीं होता है। तो 200 प्लस रन्स भी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप 170 180 बना लेता है अगर कोई ऑपोजिशन वाली टीम, तो वहां पे पाकिस्तान की टीम फंसेगी, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, फखर जमान को लेकर जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही है। अगर फखर जमान को मौका मिलता है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, और मे बी अगर फखर जमान ने ऐसी वैसी इनिंग खेल दिया वो, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो अभी सिरदर्दी जो है कॉम्बिनेशन को लेके, वो कॉम्बिनेशन, वो हेडेक ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना। या मुझे बताइए, क्या फखर जमान को मौका मिलने वाला है? क्या फखर जमान को खेलना चाहिए ये न्यूजीलैंड वाला मुकाबला? मेरा ख्याल से जिस तरीके के स्टैट्स है, जिस तरीके के रिकॉर्ड्स है, खेलना तो चाहिए।
बाद बाकी यू नेवर नो, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। धन्यवाद।